माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पोस्ट अकाउंटिंग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और वेरी इजी वन। इसके साथ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में। अगर पढ़ाने वाले को आसान लगता है तो सीखने वाले को तो आसान होगा ही सही, वो आपको फर्स्ट क्लास से ही पता लग जाएगा। पहली 10 क्लासेस आपको बच्चों हमारी एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट में मिल जाएंगी। कोर्स के अंदर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रियल एकेडमी रोहतक। और मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करवा दूंगा। आपको हमारी बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बच्चों, पीडीएफ फॉर्म में। पहले हम रेगुलर बुक से पढ़ेंगे, फिर रियल रो। तो एक बार देखो बच्चों, शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा पोस्ट अकाउंटिंग। पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा गो थ्रू करूंगा और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, ये ना दो वर्ड से मिलकर बना है, पोस्ट और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन कोस्ट हमारे लिए अभी आया है वर्ड, हालांकि सुना हुआ होता है, लेकिन अब अच्छे से हम इससे गो थ्रू हो जाएंगे। इन्होंने जो कोस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है, फिर मैं आपको कोस्ट की अलग बताऊंगा, अकाउंटिंग की अलग बताऊंगा, मिक्स कर लेंगे। कोस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो सीए इंस्टीट्यूट दे रहा है वो सिर्फ इतना लिख रहा है, कोस्ट अकाउंटिंग इज सिस्टेमेटिक वे टू असर्टेन कोस्ट, कोस्ट का पता लगाने के लिए, टू असर्टेन कोस्ट एंड टू कंट्रोल कोस्ट। आपको हैरानी होगी कि पूरी कोस्ट में इन दो के अलावा हम कुछ सिखाने ही नहीं वाले, लेकिन ये दो बहुत बड़ी चीज है। एक तो कोस्ट का पता लगाना और दूसरा कोस्ट को कंट्रोल करना। मतलब कोस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टेमेटिक वे है दो चीजों के लिए, एक तो कोस्ट का पता लगाने के लिए और दूसरा कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो किस वे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपनी कॉस्ट नहीं पता लगाएंगे तो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट, और वो भी एक्यूरेट। पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। सब फील्ड का मतलब होता है जब बिजनेस आपका बड़ा हो जाता है तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब फील्ड है, ब्रांच है अकाउंटिंग की। ये उन बड़े बिजनेसेस में यूज होता है जहां उनको नॉर्मल सा प्रॉफिट ऐड करना है अपनी कॉस्ट में। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेंगे, और अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी कंपटीटर मार्केट में आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के केस में उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रीजन क्या है, आप मास क्वांटिटी बेच रहे हैं, वो कैसे आपसे कम पे आ जाएंगे। तो उस इंडस्ट्री के केस में जो एक तरह से डोमिनेट करते हैं बिजनेस, बड़े बिजनेस है, वो क्या जानना चाहते हैं, अपनी बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट। कोई पूछे किस लिए डिटरमाइन करनी है, आप कहेंगे टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, और वो आप मानकर चलो एक्यूरेट कॉस्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज है टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपको कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक वे टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। कोई पूछे कॉस्ट क्यों पता करनी है, तो आपका आंसर होगा कॉस्ट का पता हमें करना होता है ताकि हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकें। तब मैं दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बताना। फिर पूरे चैप्टर में यही सीखते रहेंगे, क्योंकि आपसे कोई पूछे कॉस्ट पढ़ रहे हो, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे इसमें दो ही काम होते हैं, कॉस्ट का पता लगाया जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब कॉस्ट कंट्रोल को आप समझने की कोशिश करना क्या होता है। मान लो आपने अभी अभी नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें ऑलरेडी कोई बंदा डोमिनेट कर रहा है, आप चाहते हो कि हम उस प्रोडक्ट में डोमिनेट करें, हमारा प्रोडक्ट उससे ज्यादा बिके। तो आपको पता है कि अगर मार्केट में हम उससे कम में बेच दें तो हमें मार्केट मिलने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि हम क्वालिटी वही देंगे, बस उससे प्राइस कम लेंगे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट से कम आए। तो मान लो आपको किसी तरह से उसके इंटरनल अकाउंट्स पता लग गए और आपको पता लग गया कि उसको कॉस्ट पर यूनिट क्या पड़ रही है। अब आप चाहते हो कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट उससे कम आए, तो क्या कोई ऐसे भी तरीके हैं जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, तो आंसर है यस।
आप मानकर चलो बच्चों साइंटिफिक वे है जहां पर आपकी कमियां हैं उनके ऊपर काम करके कोस्ट को क्या कर दिया जाता है, कम। अगर आप ऑलरेडी साइंटिफिक वे यूज कर रहे हैं तो आप कोस्ट अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे, मतलब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपने एक प्रोडक्ट की टोटल जो रॉ मटेरियल है उसकी 10 लाख यूनिट खरीदनी है, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है। 10 लाख एक बार में खरीद लो, 5-5 लाख करके 2 बार में खरीद लो, 2.5-2.5 लाख करके 4 बार में खरीद लो, 1-1 लाख करके 10 बार में खरीद लो, 10-10 हजार करके आप 100 बार में खरीद लो। तो आपके पास वेरियस वे है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ भी मंगवा ले? नहीं, उसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसको राइट क्वांटिटी बोलते हैं। अगर आप उस पे मंगवाएंगे तो आपकी कॉस्ट सबसे मिनिमम पड़ेगी। तो वो साइंटिफिक वे आपको सिखाने वाले हैं वो, जिससे बिना क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट किए आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर चैप्टर पे जहां जरूरत होगी, आप समझो कॉस्ट कंट्रोल भी सिखाएंगे, कॉस्ट का पता करना भी और कॉस्ट को कंट्रोल करना भी। तो कोई पूछे कॉस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी होती है? अब मान लो हम प्रोडक्ट में डोमिनेट करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस घटाना चाहते हैं, कैसे घट जाएगा बिना कॉस्ट कम किए? तो कॉस्ट में जहां आपको लगेगा कि साइंटिफिक वे लगाकर कॉस्ट को कम किया जा सकता है तो आप वहां यूज करेंगे। तो वो जो सिस्टम आप लगा रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही सिखाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा पर्पस क्या होता है? पहला कॉस्ट का पता लगाना और दूसरा कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये पहले। अब मैं इनको अलग अलग करके समझाता हूं। मेरे से कोई पूछे कोस्ट क्या होती है, आप एक बार खाली कोस्ट बताओगे तो आपका आईसीआई कोस्ट के बारे में क्या कहता है? कहता है जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या हम कोई सर्विस देते हैं तो जो जेब से खर्च होता है प्लस जो उसके हिस्से का माना जाता है वो सब उसकी कॉस्ट होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस देते हैं, मैं कोस्ट का मीनिंग लिख रहा हूं। कोस्ट का कोई मीनिंग पूछे कि कोस्ट क्या होती है, एक बार बताओ। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप यहां लिखेंगे एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन। इनकर्ड का मतलब खर्च होना होता है बच्चों, स्पेशली उसके लिए। एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन एंड एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है उसके हिस्से का मानना टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट। जब कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर आप कोई सर्विस देते हैं, उससे रिलेटेड आपकी जेब से जो पैसे लगते हैं प्लस उसके हिस्से के जो माने जाते हैं, वो दोनों मिलाकर उसकी क्या बन जाती है? कॉस्ट। बच्चों मान लो मैं यहाँ पर एक बैच और स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप मानकर चलो मैं जो अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ प्लस उनको जो मटेरियल दे रहा हूँ वो खर्चा आप मानकर चलो, पहले तो मेरी जेब से जो लग रहा है, जो मैं उसको मटेरियल दूंगा वो मेरा अमाउंट इनकर्ड है। और अगर ये जगह मेरी रेंटेड हो तो जो रेंट का हिस्सा है, अपनी है तो जो डेप्रिसिएशन का हिस्सा है वो मैं उनके हिस्से में जो लगाऊंगा चेक करने के लिए कि मुझे कॉस्ट क्या पड़ रही है, तो उनको ऐड करके जो टोटल अमाउंट आएगा उसको उसकी क्या बोला जाएगा? कॉस्ट। मतलब जो अमाउंट आप स्पेशली खर्च करते हो प्लस जो उसके हिस्से का मानते हो, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल उसकी क्या बोला जाता है? कॉस्ट। तो आप एक बार दोबारा ध्यान से समझना बच्चों। पहली बात, कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे से कोई पूछे क्या होती है तो मैं कहूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टेमेटिक वे है टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। और दूसरे नंबर पे मेरे से कोई पूछे कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो मैंने कहा कोई भी अमाउंट जो किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए खर्च किया जाता है प्लस जो उसके हिस्से का माना जाता है उसका सम उसकी कॉस्ट बोला जाता है। और कोई पूछे अकाउंटिंग क्या होता है तो पहले तो आप डेफिनेशन बोल देंगे कि अकाउंटिंग जो है वो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। लेकिन वो कहे यार ये डेफिनेशन नहीं, सीधा बता होती क्या है। आप कहेंगे एक सिस्टेमेटिक वे। बच्चों आप सबको पता है डेबिट क्रेडिट एडलेस होता है। लुकास पेसियोलो ने उसकी खोज की होगी कि उससे पहले लोग हिसाब ही नहीं करते थे। हिसाब तो पहले भी होता था, पहले उसकी जगह एडलेस होता था, सिस्टेमेटिक नहीं था। उन्होंने उसको क्या कर दिया? सिस्टेमेटिक कर दिया। तो अकाउंटिंग सिर्फ एक सिस्टेमेटिक वे है जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट लेना है। मेरे से कोई पूछे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ, तो मैंने कहा इनके अकॉर्डिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टेमेटिक वे टू
किस चीज, दो चीजों को पता करने के लिए होता है, टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता कराने का और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने का सिस्टमेटिक वे क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग के लिए आगे से याद रख लो, बस एक सिस्टमेटिक वे है। ये नहीं है कि जो लोग कोस्ट अकाउंटिंग नहीं जानते वो अपनी कोस्ट नहीं पता करते, पता कर लेते हैं वो लोग भी, बस उनके जो वे हैं उनको एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। देखो बच्चों, मैं यहाँ फर्नीचर वाली दुकान पे जाता हूँ, मैंने उससे कहा भैया एक टेबल बनवाना है, मैंने उसको ये फोटो खींच कर दिखाया, तो वो थोड़ी देर लेगा, 15-20 मिनट, और मेरे को बोलेगा कि इतने रुपए में तैयार कर देंगे। उसने कैसे किया ये? उसने अंदाजा लगाया कि मेरा बोर्ड कितना लगेगा, मेरी सनमाइका कितनी लगेगी, मेरा लेबर कितनी देर लगाएगा, वो सब क्या लगा रहा है, अंदाजा, और उसके थोड़ी देर बाद मुझे बता रहा है कि मैं इतने रुपए में तैयार करके दे दूंगा। अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा जानता है, बस उसका वे सिस्टेमेटिक नहीं है, वो सब अंदाजे पे चलता है। यहाँ हमारे को वो सिखाएंगे चीजें। ये बात समझ आ रही है तो बताओ बच्चों। तो कोस्ट अकाउंटिंग कोई पूछे तो आंसर सिर्फ इतना ही है, और कोई डेफिनेशन सी इंस्टीट्यूट दे ही नहीं रहा। कोस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक वे टू असर्टेन कोस्ट एंड टू कंट्रोल कोस्ट। पूरी कोस्ट में इससे इधर से भी उधर हूं तो बताना। अब मुझे अगली चीज बतानी है बच्चों, ये तो हो गया कि हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बारे में। अब मैं चैप्टर पे आता हूं। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले एक आसान सा चैप्टर शुरू कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे हमें एक बार पूरा का पूरा कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानने को मिल जाएगा। उसके बाद जब चैप्टर करेंगे तो हमारे से आसानी से हो जाएंगे। और फिर थोड़ा सा पढ़ा हुआ चैप्टर भी है, इन द सेंस आपने किसी और सेंस में पढ़ा है और यहाँ किसी और रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। देखो, हम लोग कोस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसी के पैरेलल होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करती है, और आप कोस्ट अकाउंटिंग के थ्रू भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे? कोस्ट निकाली, सेलिंग प्राइस में से कोस्ट घटाई और क्या निकल आया? प्रॉफिट। लेकिन ये जो दोनों प्रॉफिट है ना, ये डिफर करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि एक ही चीज प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए हमने दो वे फॉलो किए, तो आंसर वेरी क्यों किया? क्या ऐसा हुआ कि प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से डिफर कर गया? जैसे आपका बैंक में करंट अकाउंट है, बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं पासबुक, आप उसी के लिए मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, दोनों का फिर बैलेंस नहीं मैच कर रहा। तो आप जानना चाहते हो क्यों? ये इस चैप्टर से मैं सारा समझा पाऊंगा ना, कोस्ट अकाउंटिंग एक साथ। फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आता रहेगा कि हम चैप्टर किस रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। मतलब आप समझने की पहले कोशिश करना, वहां हमने पढ़ी है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, अब हम यहां पढ़ेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो रिकंसाइल करती है कोस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को। तो एक बार बच्चों इसके बारे में लिखते हैं, आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। Whenever cost books are separately maintained from financial books, इस सिस्टम को ना बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, जब आपकी कॉस्ट बुक्स जो हैं वो अलग से मेंटेन होती हैं फाइनेंशियल बुक से। whenever cost books are separately maintained from financial books and profits of both system have different value, उनकी अलग अलग वैल्यू आती है, have different amount, whenever cost books are separately maintained from financial books and profit of both system have different amount, then we prepare reconciliation statement। अब मेरे से कोई पूछे इसका काम बताओ ना क्या है, टू रिकनसाइल, क्योंकि इसका काम है मिलान करना, टू रिकनसाइल प्रॉफिट shown by cost accounts with profits shown by फाइनेंशियल अकाउंट्स।
इनका मेन काम होता है बच्चों, दोनों के थ्रू जो प्रॉफिट आते हैं उनको रिकंसाइल करना, उनका मिलान करना। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनके डिफरेंस आते क्यों हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये अब आपकी स्टडी लिख रही है, रीजंस फॉर डिफरेंसेस ऑफ प्रॉफिट्स शोन बाय बोथ सिस्टम। मैं ना आपको हर एक चैप्टर में साथ साथ बताता रहूंगा कि थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको बताऊं बच्चों, पहले ही पहला क्वेश्चन बनता है इसका, वो छोटा बनेगा, वो पूछेगा राइट डाउन द मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कि दो अलग अलग जब सिस्टम होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, तो दोनों के प्रॉफिट अलग अलग होते हैं, और रिकंसाइल के लिए हमें जो स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका काम होता है दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करना। फिर वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द रीजन फॉर डिफरेंसेस ऑफ प्रॉफिट शोन बाय बोथ सिस्टम। तो 5 रीजन है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि किस सिचुएशन में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। जब ये दो अलग अलग बुक्स नहीं मेंटेन होती, इंटीग्रेटेड होती है, तो एक ही P&L अकाउंट बनता है, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। बच्चों, मैं सेविंग अकाउंट के लिए कहीं रिकॉर्ड नहीं रख रहा, मैं बैंक की ही एप्लीकेशन यूज करता हूं पुरानी हिस्ट्री देखने के लिए। तो उस केस में एक ही जगह से बैलेंस आ रहा है, तो डिफरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो रिकंसिलिएशन किस लिए होगी। समझ गए ना, जब दूसरा मेंटेन ही नहीं कर रहा तो अंदर आएगा कहां से, अंदर नहीं आएगा तो रिकंसिलिएशन की क्या नहीं है, नीड नहीं है। तो आप कहोगे वेन एवर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज मेंटेन इन बिजनेस मीन्स कॉस्ट बुक्स आर नॉट सेपरेटली मेंटेन फ्रॉम फाइनेंशियल बुक्स, देन देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि आप आज की डेट पर मॉडर्न कंप्यूटर एज है, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो अननेसेसरी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों सिस्टम आंसर तो कंप्यूटर से काम हो रहा है, एक्यूरेट होते हैं। रिकंसिलिएशन की नीड क्या है। वो कहता है कि आंसर तो तब भी वेरी करेंगे, एक्यूरेसी से क्या फर्क पड़ता है, दोनों में जब रिकॉर्ड करने का तरीका ही अलग अलग है, तो इसलिए दोनों के आंसर क्या करते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर एज में भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इररेलेवेंट नहीं है। भाई एक बंदा कहे कि हम भी अपना सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रखते हैं, बैंक वाले भी रखते हैं, तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ दोनों के अपने अपने आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन ओनर कहता है मुझे तो दिक्कत हो रही है ना कि कैश बुक कुछ अलग बैलेंस दिखा रही है, पासबुक कुछ अलग बैलेंस दिखा रही है, दोनों क्या होनी चाहिए, मैच। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मॉडर्न कंप्यूटर एज में भी जरूरी है। बस इसके अलावा इसमें कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बनता। तो अब एक बार मैं इसमें 5 रीजन बता रहा हूं बच्चों। तो देखो 5 रीजन होते हैं, मैं एक एक करके पहले बताऊंगा फिर लिखूंगा। पहला रीजन बच्चों, कुछ आइटम होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आती हैं, कोस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होती। रीजन आता है क्यों। कोस्ट अकाउंट वालों का क्या काम है, वो कोस्ट से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जो कोस्ट से रिलेटेड नहीं है उनको उससे कोई लेना देना है नहीं। मतलब जिसका सीधा कोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कहेंगे हम नहीं रिकॉर्ड करते, हमारा काम प्रॉफिट निकालना थोड़ा, वो तो आप कह रहे हो हम निकाल देते हैं लेकिन हमारा काम नहीं है। मैंने कहा कौन सी इंफॉर्मेशन। मान लो अभी अभी आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, बिजनेस के नाम पे खरीद रखी थी, उसके ऊपर ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है, वो कहेंगे हम तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, वो कहेंगे हमारी कोस्ट से इसका क्या लेना देना है। अभी अभी आपने कहीं डोनेशन दिया है, वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे उस चीज को। समझ गए ना, वो कहेंगे ये तो फाइनेंशियल आइटम है, इनका हमारी कोस्ट से क्या लेना देना है। और कोस्ट से लेना देना नहीं है, कोस्ट बुक्स में लिखा नहीं, फाइनेंशियल में लिखा गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। तो कुछ आइटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए आंसर डिफर करता है। दूसरा बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि कोस्ट का काम कोस्ट को कंट्रोल करना है, तो उस केस में क्या होता है, हम ना कंपैरिजन करते हैं अपनी कोस्ट को अपने कंपटीटर के साथ। क्योंकि मान लो उसने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिए हैं और हमारे से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो हम थोड़े हैरान हैं कि वो रेंटेड प्रीमिसेस में बैठा है, हम अपनी प्रीमिसेस में बैठे हैं, स्टिल वो हमसे ज्यादा क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके इंटरनल अकाउंट्स पता लग गए कि
कॉस्ट उनकी क्या आ रही है। तो हमने देखा उन्होंने तो रेंट को भी क्या लिख रखा है, खर्चा, जो हमारा नहीं है। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि मुझे ठीक ठाक डिफरेंस चाहिए कि हमारी कॉस्ट उनसे कितनी ज्यादा आ रही है। मैंने कहा रेंट लिख, कहते हमारा है तो नहीं रेंट। मैंने कहा तू नोशनल लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट तो हम अपने लिए निकाल रहे हैं ना। तो मैं उससे क्या रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, नोशनल रेंट, जो मैं दे ही नहीं रहा, ताकि मेरी कॉस्ट कंपैरिजन हो जाए। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिया, प्रॉफिट निकालती बार कॉस्ट का लिख दिया। फाइनेंशियल में तो नहीं लिखेगा, क्योंकि फाइनेंशियल में तो एक्चुअल वाली कॉस्ट लिखी जाती है। तो इसलिए दोनों का प्रॉफिट क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। तीसरा बच्चों, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट खर्चों के लिए आप कॉस्ट अकाउंट में एस्टीमेट यूज करते हो, और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें एक्चुअल वाला लिखते हो। दोनों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डिफर, क्योंकि वो दोनों अमाउंट ही अलग अलग हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। चौथा बच्चों के, हम लोग जो इन्वेंट्री है ना बच्चों, इन्वेंट्री, हम अपने दोनों जगह पर सिस्टम कई बार अलग अलग, डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मैं आपको समझाता हूँ। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो में से एक मेथड को ही फॉलो करना पड़ेगा, या तो फीफो या वेटेड एवरेज, क्योंकि जो आपका AS2 है इन्वेंट्री का, वो सिर्फ इन्हीं दोनों को अप्रूवल देता है। लेकिन आपको पता है लीफो उनसे बेटर है, क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट प्राइस पर इश्यू करता है, उसके थ्रू जो हमारा कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो लेटेस्ट वाली आती है। तो आप कहते हो हम तो लीफो यूज करेंगे। अब कॉस्ट बुक्स में आप लीफो यूज करके बैठ गए हो, और फाइनेंशियल में क्या यूज कर रहे हो, तो वो प्रॉफिट तो डिफर करेगा ही करेगा। और पांचवा होता है बच्चों डिफरेंट मेथड। अभी पांचों लिखूंगा अब तो। पांचवा बच्चों, मेरे से कोई पूछे कि पांचवा रीजन क्या है, मैंने कहा डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों पता क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ चलता रहता है कि ये टैक्स के अकॉर्डिंग। अब टैक्स में सिर्फ WDV मेथड अप्रूव्ड है, तो आप लगाकर बैठ गए WDV मेथड, और आप रेट भी वही लगा रहे हो जो टैक्सेशन में अलाउड है। समझ गए ना, कि प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, बिल्डिंग पे 10%, आप वो लगा रहे हो। और जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें तो आप एसेट की लाइफ को कंसीडर करके मशीन आर रेट मेथड वो यूज कर रहे हो। अब उसमें अलग आता है, इसमें अलग आता है, क्योंकि आप कहते हो इसमें तो मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट चाहिए, उसका क्या लेना देना है, वो प्रॉफिट निकालने के लिए। तो दोनों के लिए सोच ही अलग अलग है, तो दोनों के प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, डिफर हो रहे हैं। रिकंसिलिएशन में यही रीजन होंगे कि जिनके कारण दोनों का प्रॉफिट मैच नहीं करता। ठीक है ना। तो एक बार मैं लिख रहा हूं पांचों रीजन, अपने पास नोट डाउन कर लेना। आप समझो इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं होता। क्वेश्चन करेंगे तो 100% श्योर बता रहा हूं बच्चों, मैं पहला चैप्टर ऐसे तो नहीं कराने वाला ना कि बच्चे को समझ ही ना आए। ये BRS से भी आसान है, जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। तो देखो, पहला रीजन, आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल बुक्स। आइटम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में लिखी हुई है। सेकंड, आइटम्स ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। कोई भी नोशनल खर्चा लिखा हो क्वेश्चन में कैसे मिलेगा, मैं समझाता हूं आपको बच्चों, पूरा क्लियर करके चलूंगा। कैसे लिखा होगा आप तुरंत बोलेंगे ये तो यही आएगा। जैसे बच्चों अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहां लिखा हुआ है नोशनल सैलरी। कोई पूछे ना नोशनल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे इमेजिनरी, कि जो चीज है नहीं हम उसको मान रहे हैं, तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो उसको अगर आप चार्ज करते हैं तो वो सिर्फ कहाँ चार्ज होती है, फाइनेंशियल में तो एक्चुअल वाला ही लिखेंगे, इसलिए दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस। थर्ड वन बच्चों, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जो आपके ओवरहेड्स है ना बच्चों, उसका आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो चौथे नंबर पे, डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो पांचवा है बच्चों, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग
डेप्रीशिएशन। ये 5 रीजन हैं डिफरेंसेस के जो प्रॉफिट दोनों सिस्टम के थ्रू शो होता है। रीजन फॉर डिफरेंसेस ऑफ प्रॉफिट शोन बाय बोथ सिस्टम, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब देखो बच्चों, बनाना पता कैसे है? ये जो आपने बीआरएस पढ़ा है उनसे आसान है, क्योंकि इसमें कोई अमेंडेड कैश बुक नहीं होती, कुछ भी नहीं, सिंपल सा वे है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और ये जैसे बीआरएस तो मंथली बेसिस पर भी बन जाती है ना, ये साल के एंड में ही बनती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते ही ईयर एंड में है, तो दोनों के प्रॉफिट साल के एंड में डिफर कर रहे हैं, तो उस केस में साल के लिए एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। मतलब ये मंथली नहीं है, रेगुलरली नहीं बनती, एनुअली बनती है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ कोई प्लस माइनस आइटम मेथड नहीं होता, यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम बनाए जाते। किया क्या जाता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, क्योंकि ये जो फॉर्मेट देते हैं वो तो यही है। हालांकि उल्टा भी हो सकता है, आप पी एंड एल से पहले चले और कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएंगे, लेकिन आप मानकर चलो हमारे को ये जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें प्रॉफिट सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट का देता है और फाइनेंशियल का निकालने के लिए कहता है। तो मैं जो आपको एडलेस सिखाऊंगा वो ध्यान से सुनना। आप कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जा रहे हैं, अगर उलट हो जाए, उलट का मतलब आपको फाइनेंशियल से कॉस्ट की तरफ जाना है, तो बीआरएस में भी ऐसे ही चलते थे। कैश बुक का बैलेंस दे रखा होता था, पासबुक पे जाना होता था, पासबुक का बैलेंस दे रखा होता था, कैश बुक पे जाना होता था, सेम वैसे ही। तो एक बार ना हम साथ में रफ वर्क करेंगे। ये हैं बच्चों आपके कॉस्ट अकाउंट्स और ये हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपको कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ जाना है, तो ये याद रखो बच्चों, डेट इज फ्लेक्सिबल और डेट इज फिक्स। मेरे से कोई पूछे क्यों, मैंने कहा आप कह रहे हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर रख दिया आपने, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पहुंचना कहाँ है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट क्या हो गया, फिक्स। तो आपको फाइनेंशियल पे जाना है कॉस्ट। तो मैं एक एक आइटम का आपसे पूछूंगा, आप सोच समझ कर आंसर देना, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मान लो बच्चों कोई खर्चा है, खर्चा, एक्सपेंस, ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, वो खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। सोच समझ कर बताना। जैसे मान लो उन्होंने हमें बोला गुडविल रिटर्न, अब वो सिर्फ यहां घटा हुआ है बच्चों, यहाँ यहां वो खर्चा लेस है, तो मुझे कोष को उसके बराबर करना है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, बात को समझना है, बस उसके बराबर लाना है। तो यहां करो, एक बार मैं अमाउंट तक लिख देता हूं। मैंने कहा 5,000 मान लो यहाँ घटा है, तो यहां भी लेस कर दो। लेस करोगे तो लिखो यहाँ लेस में, आप लिख दोगे एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन, खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखे गए हैं, एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, ताकि आपको ध्यान रहेगा कि अगर खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा हुआ है तो उसके कारण फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट को लेवल करना है तो उसको भी घटाना पड़ेगा। दूसरे पे आओ, मान लो इनकम है, सिर्फ फाइनेंशियल में लिखी हुई है, इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर मान लो कोई इनकम जो है बच्चों वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी है, यहां ऐड है, एक बार मान लेता हूं रेंट रिसीव्ड हुआ था 15,000, तो कॉस्ट में क्या करूं कि फाइनेंशियल के लेवल हो जाए, ऐड कर देंगे। सोच समझ कर बताना, क्योंकि बाद में हमने करने हैं यूं ही, तो यहां पर ऐड कर देंगे इनकम ओनली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इससे जस्ट आपको मुझे ऐसे बताना है बच्चों, ये तो हो गया हमारा खर्चा और इनकम। अब मुझे ये बताना है कि मान लो कोई खर्चा, सिर्फ इसमें खर्चा ही हो सकता है, नोशनल एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर मान लो कोई खर्चा सिर्फ कॉस्ट में घटा हुआ है, हाँ बस 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 यही सुनना चाहता था। मान लो यहाँ 2,000 घटे हुए और मैंने पूछा क्या करोगे बराबर हो जाए, आप कहोगे ऐड कर दोगे, चेंज तो इसी में कर सकते हैं।
बस इस अंडरस्टैंडिंग को आपने अपने पास रखना है। तो यहां लिख देते हैं नोशनल एक्सपेंसेस ओनली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। इसके जस्ट आगे अब बच्चों मुझे यूं बताना है कि ये तो हमारे दोनों हो गए। मान लो अंडर एब्जॉर्प्शन है, सोच समझ कर बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट में खर्चा कम लिखा हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहो ओवरहेड्स कहो एक ही बात है। मान लो एक पहले एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई खर्चा यहां मैंने 35,000 लिखा था और एक्चुअल में वो 42,000 आया था, तो मतलब फाइनेंशियल में 7,000 ज्यादा लिखा है। क्या करूं कि बराबर हो जाए? लेस कर देंगे, बस यही पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को उलझना नहीं है। अगर कम लिखा हुआ है कॉस्ट में तो मतलब फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल के लेवल करना है तो आपको लेस करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये कोई भी खर्चा आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिख रखा है, तो कॉस्ट में कम घटा हुआ है, आप कहोगे और घटा दो। और मैंने कहा अगर मान लो कॉस्ट में खर्चा ओवर एब्जॉर्ड है, ज्यादा चार्ज कर रखा है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंसेस ओवरहेड्स, तो अगर कोई खर्चा कॉस्ट में ज्यादा लिखा हुआ है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक खर्चा यहां तो लेस हुआ हुआ है आपका 28,000, एक्चुअल में आया है वो 20,000, तो आपने ज्यादा चार्ज कर रखा है कॉस्ट में, तो मैंने कहा 8,000 रुपये ज्यादा लिखे हुए हैं तो वापिस ऐड करो। ठीक है ना, ऐसे समझना है, क्योंकि हमें तो बराबर करना है दोनों के प्रॉफिट को। तो दोनों के प्रॉफिट को बराबर कैसे किया जा सकता है? जो एक के प्रॉफिट से चल रहे हो उसी में चेंज करना है। तो मैंने कहा यहाँ 8,000 ज्यादा कटे हुए हैं, वापिस ऐड कर दो। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग थर्ड, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, आपने खर्चे को ओवर एब्सॉर्ब कर रखा है, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट। अब इसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को सिर्फ सोच समझ कर बताना क्या करूं। मान लो बच्चों डेप्रिसिएशन जो है, आपने मुझे बोला यहां हमने चार्ज कर रखा है 20,000 और यहां हमने चार्ज कर रखा है 25,000, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में 5,000 ज्यादा चार्ज कर रखा है। क्या करोगे? लेस कर देंगे, और अगर उल्टा होता तो ऐड कर देते। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन कम लिख रखा था कॉस्ट अकाउंट में, लेस कर देंगे। बस ऐसे ही स्टॉक का होता है। मैं अब क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आप जैसे ही ये एड लेस करेंगे तो समझो दूसरे का प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें कोई बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड प्लस माइनस नहीं, एक ही तरीका है, इसलिए आसान हो जाता है। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, जो पी एंड एल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है। ये हमने ऐड कर दिया आइटम्स और ये लेस कर दिया, तो जो बचा डेट इज नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना। मैं आपसे कहूंगा शुरू में बच्चों रफ वर्क जरूर करना, थोड़ी सी भी कोशिश मत करना कि अपने तरीके से करेंगे, बाद में आप अपने तरीके से करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार देखो सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन 1 पढ़ते देखो। क्वेश्चन 1 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसने ना अब दोनों के प्रॉफिट दे दिए, बड़ा रेयर होता है ऐसा, लेकिन शुरू के क्वेश्चनों में इन्होंने बना रखे हैं फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों आंसर है और ये आपका शुरू में लिखा जाएगा, मतलब आंसर हमारे पास पहले से आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, बच्चों रिकवर्ड एब्जॉर्ब एक दूसरे के साइनोनियम्स है। इन कॉस्ट मेरे से कोई पूछे इसका मतलब क्या है, मैंने कहा खर्चा कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा हुआ है। अभी इसको रफ लिखती बार बड़ा ध्यान दिलवाऊंगा, खर्चा
कोस्ट अकाउंट में कम लिखा गया है। अंडर रिकवर्ड का मतलब, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब कि कॉस्ट में आपने कम लिख रखा है और एक्चुअल में आया ज्यादा है। तो इसके कारण दिक्कत समझो क्या हुई। हमने यहां लिखा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहां हमने सबसे पहले लिखा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कितना है बच्चों हमारा प्रॉफिट? 1,45,500। अब ऐड और लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने ना फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट अकाउंट में कम लिख रखे हैं। अब इसी बात को नोट में कैसे समझना, देखो आपने मुझे कहा कि ये कॉस्ट अकाउंट्स जो कि फ्लेक्सिबल है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स जो कि फिक्स है, यहां से यहां जा रहे हैं और कुछ नहीं। आप अपना ऐसे सिर्फ अमाउंट लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। एक बार कोई बच्चा बताएगा बच्चों मैं कह रहा हूं कॉस्ट अकाउंट में खर्चा 9500 कम लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसका मतलब आप बोलो फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि वो खर्चा है। आप कॉस्ट में कह रहे हैं कम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल में वही खर्चा क्या लिखा हुआ है, ज्यादा। इसको बराबर करना है तो लेस करेंगे। बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप बीआरएस भी पढ़ते हो ना, एक रफ स्टेटमेंट है जिसका काम है सिर्फ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना ओनर को, भाई दोनों सही है। ये कोई डबल एंट्री सिस्टम कोई सुधार नहीं करती है, ये सिर्फ बताती है। तो मेरे से कोई पूछे कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मैंने कहा भाई अब आपने मेरे को कहा कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल के बराबर लिख दो। फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है तो कॉस्ट में भी आप लेस कर दो, बराबर हो जाएगा। फिर कॉस्ट में कम खर्चा लिखा हुआ था, अब लिख दो, खत्म बात। तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। समझ आ रहा है तो बताओ बच्चों। तो यहां लिखा हमने पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड। अगर बच्चों मैं इसके बाद ना भी लिखूं ना इन कोर्स तो अंडरस्टूड है। बच्चा कहता है क्यों? आप बताओ आपने रिकवर्ड वर्ड अकाउंट्स में कब सुना? होता ही नहीं है। अकाउंट्स में खर्चा एक्चुअल वाला लिखा जाता है, ये तो कॉस्ट में ही अब्सॉर्ब होता है खर्चा। सेकंड वन आपसे कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी अंडर रिकवर्ड हुआ है। बताओ बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा फाइनेंशियल में ज्यादा है, एक्चुअल में ज्यादा आया, कॉस्ट में कम लिखा हुआ है, तो मैंने कहा लेस करो, कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, अमाउंट है 22,750। इसके जस्ट आगे सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट। सेलिंग का खर्चा कॉस्ट में ज्यादा लिख रखा है। कितना अमाउंट है बच्चों? 19,500। अभी सुनना ध्यान से, आपने खर्चा यहां ज्यादा चार्ज किया हुआ है। तो मेरे से कोई पूछे कैसे करोगे, मैंने कहा ऐड करेंगे और क्या। तो हमने ऐड किया, समझ गए ना। सेलिंग का खर्चा कॉस्ट में ज्यादा चार्ज कर रखा है, ओवर रिकवर्ड है हमारा, ओवर एब्जॉर्ब है। अंडर का मतलब कम, ओवर का मतलब ज्यादा। यहां पर ऐड करो आप 19,500। कोई पूछे क्यों, मैंने कहा भाई खर्चा ज्यादा लिख रखा है, इसी में चेंज कर सकते हैं, तो वापस ऐड करेंगे तो सही हो जाएगा। सेलिंग ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, अमाउंट है बच्चों 19,500। आगे बढ़े, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बच्चों जब कोई ओपनिंग स्टॉक बोलता है ना तो मुझे तो सिर्फ सुनाई देता है खर्चा, और जब कोई क्लोजिंग स्टॉक बोलता है ना तो मुझे सुनाई देती है इनकम, क्योंकि तभी तो मैं सही पहुंचूंगा ना। तो पहले है खर्चे को कॉस्ट में ज्यादा लिख रखा है। और याद रख लो बच्चों, प्रॉफिट हम ऊपर लिख कर बैठे हैं, तो खर्चे का मतलब माइनस होता है और इनकम का मतलब प्लस होता है। आपने मुझे कहा सर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसका मतलब खर्चा कॉस्ट बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, वापिस ऐड।
क्योंकि आपको देखना है कि हुआ क्या है प्रॉफिट के साथ। ठीक है ना, तो ऐड कर देते हैं। मैंने लिख दिया ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। ये बच्चों अमाउंट है 15,000। इससे नेक्स्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। इनकम ज्यादा लिख रखी है हमने, कितने रुपीस? 7,500। तो 7,500 अगर आपने कॉस्ट बुक्स में इनकम ज्यादा लिख रखी है तो लेस करना पड़ेगा, आगे बराबर हो। हमने किया। जैसे मान लो अभी पहले क्वेश्चन में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही हो ना, तो अभी बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे ना तो आपको आसान लगते जाएंगे। पूरे चैप्टर में करना ही सिर्फ यही है, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट। अमाउंट है 7,500। अब थोड़ा इससे आगे बढ़े। इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों याद रख लो, कोई भी इनकम है सेल के अलावा तो वो कोस्ट में नहीं लिखी जाती, क्योंकि कोस्ट वालों का इससे क्या लेना देना है। वो कहेंगे हमें क्यों बता रहे हो, इंटरेस्ट मिला होगा इसका हमारी कोस्ट से क्या लेना देना है, रेंट मिला होगा इसका हमारी कोस्ट से क्या लेना देना है। तो ये दो इनकम सिर्फ और सिर्फ तो इनकम सिर्फ और सिर्फ कहां लिखी हुई है बच्चों? फाइनेंशियल में। तो मेरे से कोई पूछे क्या करोगे, मैंने कहा हम यहां भी ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, तो ऐड कर दो। पहली कौन सी है बच्चों? इंटरेस्ट अर्न, दूसरी रेंट रिसीव। इंटरेस्ट अर्न। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए सीधी, कि क्या उसका हमारी कोस्ट से लेना देना है। अगर नहीं है तो बात खत्म करो, रेंट रिसीव्ड। तो ये अमाउंट है 3,750 और ये अमाउंट है 27,000। आगे बढ़े। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 9,000। अब बच्चों बैड डेट हम जनरली कोस्ट बुक्स के अंदर लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका नुकसान है जो सेल के बाद हुआ कि रिकवर नहीं कर पाए। तो बहुत बार हम कहते हैं कोस्ट वाले को क्या लेना देना है, वो डेटर का रिकॉर्ड तक नहीं रखता अपने पास। तो ये 9,000 का लॉस सिर्फ यहां लिखा है। तो क्या करोगे बच्चों, कोस्ट पे लेस कर देंगे। और अगला बताना बच्चों, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी नहीं लिखे जाते तो आप लेस करो। ठीक है, एक बार करते हैं। ये दोनों लेस करो। पहला हमने यहां लिखा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अमाउंट है बच्चों 9,000। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अमाउंट है 18,000। बस एक बार टोटल करवाना बच्चों, पहले ऐड वालों का टोटल कराओ ताकि उसमें ऐड हो जाए, फिर लेस वालों का टोटल। 19,500 प्लस 15,000 प्लस 3,750 प्लस 27,000, यानी कि 6,5,250। ऐड करना बच्चों और लेस में 9,500, 22,750, 7,500, 9,000 और 18,000। 66,750 इसमें से घटा दो। तो ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। कितना बच्चों? 1,44,000। यही था, ये आंसर आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, क्लैरिटी अपने आप होगी, आप अपने आप समझेंगे। कुछ टर्म्स आएंगी जो मुझे सिखानी पड़ेंगी कि ये होती क्या है बस। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट एंड द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तब अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखा है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये देखो, कॉस्ट से हम फाइनेंशियल की तरफ जाने वाले हैं। वर्क ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को कहते हैं। अंडर रिकवर्ड का मतलब कॉस्ट में कम चार्ज कर रखे, ठीक है ना।
एब्जॉर्ड या रिकवर्ड वर्ड कोस्ट के हैं, उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, वो जानकर मिस करता है कि क्या टीचर बच्चे को समझा पा रहा है कि ये सिर्फ कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप मेरे को कहेंगे गुडविल रिटर्न हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ P&L में आता है, समझ गए ना। रेंट रिसीव्ड आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ P&L में आता है, वो तो हमें पता है, तो इसलिए वो सीधा सीधा समझना है, वो क्यों बताएगा आप। तो एक बार शुरू करते हैं, तो कितना प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट, 1,72,400, तो एक बार लिखते हैं। सेकंड, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। कितना है बच्चों हमारा प्रॉफिट, 1,72,400। बस, अब हम आ गए अपने एड लेस, एड आइटम्स और लेस साइड। हम जा रहे हैं कॉस्ट से फाइनेंशियल की तरफ। तो याद ये रखना है कि कॉस्ट में चेंज कर सकते हो, फाइनेंशियल में नहीं। ये आपका कॉस्ट अकाउंट्स। देखो रीजन क्या है कि बाद में ना ये क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल कर देता है, तो वहां पर ना हमें आदत होती है, तो आप बना लो पार्ट, लेकिन एग्जाम के लिए कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। किसी को भी समझा रहे हो तो लिखकर समझाना बड़ा आसान होता है, इसलिए कर रहे हैं, वैसे कुछ नहीं। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,72,400। पहली आइटम, आपने मेरे से कहा वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, खर्चा कोस्ट में कम लिखा हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली फाइनेंशियल में ज्यादा लिखा हुआ है। कितना अमाउंट है, 3,120। मैंने कहा फिर अगर कॉस्ट में कम लिखा हुआ है तो लेस करो, खर्चा कम लिखा है तो अब लिख देते हैं वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट 3,120। दूसरे पे आए, इसने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ज्यादा चार्ज कर रखा है 1,700। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बच्चों ज्यादा चार्ज कर रखा है, पोस्ट अकाउंट में ज्यादा लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ऐड करोगे दो बराबर आएगा, तो ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर चार्ज, कहने की जरूरत नहीं है इन कॉस्ट अकाउंट, वो तो मैं आप लोगों के लिए एक बार लिख रहा हूं। इसके जस्ट आगे डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल में चार्ज किया है 11,200 और कॉस्ट में कितना है 12,500, एक बार लिख ले। खर्चा है कॉस्ट में 12,500 लिखा हुआ है, फाइनेंशियल में 11,200, कॉस्ट में कितना ज्यादा लिखा हुआ है बच्चों 1300। तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया होगा, वापस ऐड करो ताकि बराबर हो। लिखो एक बार, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 1300, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट कितने रुपए 1,300 रुपए। इससे आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इंटरेस्ट हमें मिला है लेकिन हमने कहाँ नहीं लिखा बच्चों, कॉस्ट अकाउंट में। तो वो तो ना कहता तो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट अकाउंट में लिखा ही नहीं जाता, मतलब इनकम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड है। 8,000 रुपए की इनकम है और सिर्फ कहाँ ऐड है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो मेरे से कोई पूछे कॉस्ट में क्या करोगे, मैंने कहा ऐड करूंगा बराबर करने के लिए। तो लिखो फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड इसके बाद
लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सेंस, ये बच्चों जो सामान पड़ा पड़ा आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, हमारे काम का नहीं रहता, उसको ऑब्सोल्सेंस कहते हैं। चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज कर रखा है। एबनॉर्मल लॉस होते हैं ना बच्चों, 5700 रुपए। तो मेरे से कोई पूछे कि एक ना लॉस हुआ है और हमने ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में घटा रखा है, कोस्ट में नहीं लिखा हुआ, तो मैंने कहा फिर फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया होगा, कोस्ट का लेवल करना है तो उसको भी घटाओ। तो इसको लेस कर देंगे, लिख देंगे यहां लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सेंस। ओनली रिकॉर्डेड, वैसे जरूरत नहीं है पता, आता ही सिर्फ फाइनेंशियल में, इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5700। इसके जस्ट आगे बच्चों इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 40,300। इनकम टैक्स लिखा ही सिर्फ फाइनेंशियल में जाता है, अगर वो आपका फाइनेंशियल में घटा है तो कॉस्ट में भी घटाओ, तो लेस कर देते हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब आप सीधा समझो कि अगर कोई खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है तो कॉस्ट में तो लेस करना ही पड़ेगा। इसके जस्ट आगे स्टोर्स एडजस्टमेंट, बच्चों मुझे ये बताना है, ये इससे पता लगता है जैसे आप ना स्टॉक गिनते हो लास्ट में, अगर जितना है उससे ज्यादा मिल जाए कि कुछ इश्यू में गलती हुई कुछ है, तो वो आप ज्यादा मिल जाए तो क्रेडिट कर देते हो फाइनेंशियल में, मतलब इनकम मान रहे हो, और कम मिल जाए तो लॉस मानकर डेबिट कर देते हो। अब इन्होंने क्रेडिटेड वर्ड लिखा हुआ है, यहीं तो स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, ये सोचेंगे बच्चा अपना दिमाग लगाए, क्रेडिट है तो इनकम है, डेबिट है तो खर्चा है। तो एक इनकम को सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है 475 रुपए स्टोर एडजस्टमेंट के नाम से। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इनकम सिर्फ P&L में ऐड है, कोस्ट में नहीं लिख रखी, तो कोस्ट के प्रॉफिट को लेवल करना है तो ऐड करो, लिख देते हैं ऐड में स्टोर्स एडजस्टमेंट credited in store adjusted credited in P&L अकाउंट। इसके जस्ट आगे आपको बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ दे रखी है, ऐसा खर्चा जो सिर्फ फाइनेंशियल में लिखा हुआ है। आप बताओ सोच कर कि कॉस्ट में क्या करे बराबर हो जाए, यहां लेस है सिर्फ, तो हम कहेंगे यहां भी लेस ही करना पड़ेगा। 6750 गुडविल रिटर्न ऑफ, और इससे नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैंक का इंटरेस्ट 750 रुपए सिर्फ कहाँ क्रेडिट हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। मतलब मेरे से कोई पूछे मतलब, मैंने कहा वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ P&L में ऐड है 750 रुपए, तो आप यहां पर भी ऐड कर दो, इनकम है ना बच्चों, यही नाम लिख देंगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। सेवन फिफ्टी, तो ये समझो हो गया, अब हमें आंसर पे आना है। आंसर तो इवन पहले दे ही रखा है, बस हमें तो उस पर पहुंचना है। तो हमने ऐड वाले टोटल किए 3000, 11, 12,225, 12,225 में ऐड कर दो, 184,625, और एक बार लेस वालों पे आओ। तो एक बार अगर हम देखें बच्चों तो 0, 5, 2, 7, 1, 7, 8, 3, 11, 7, 18, 3, 4, 5, 9, 6, 15, 55,870 इसमें से घटा दो, कितना आ रहा है बच्चों, 128,755। आप देखो यही हमारा आंसर है, 128,755।
एक बार देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी लिमिटेड अपीयर्ड एट 60,652 as per financial records for the year ending 31st March 1999. The cost books, however, show a net profit 86,200 for the same period. A scrutiny of figure from both the sets of account revealed the following facts. तो ये हमें डिफरेंस पता लगे क्यों क्यों है। और आगे कहता है प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कोस्टिंग नेट प्रॉफिट एज बेस। तो आपको कोस्ट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल पे जाना है। इनिशियल के सारे क्वेश्चनों में सेम वे में चलता है। तो एक बार करते हैं बच्चों। नेट प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट, बच्चों ये दे रखा है 86,200। अब एक बार एड लेस नीचे नोट बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट कहता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट, कम लिख रखा है कोस्ट अकाउंट में 1560, यानी कि ये। तो आपको लेवल करना है तो लेस करो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। सेकंड पॉइंट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कोस्ट, आपने खर्चे को कोस्ट में ज्यादा लिख रखा है 850। तो मैं कहूंगा वापस ऐड करो तभी सही होगा, तो ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। इससे नेक्स्ट है बच्चों डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज किया है 5600, कोस्ट अकाउंट्स में चार्ज किया है 6250। हमने डिफरेंस किया 650 रुपए ज्यादा चार्ज है कोस्ट अकाउंट में। हम पहले तो लिख लेते हैं सीधा ही। बच्चों डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है, हमें पता है। आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में घटा रखा है 5600, कोस्ट अकाउंट में 6250, तो कितने रुपए ज्यादा लेस किए हुए हैं 650। तो क्या करोगे ऐड डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट। इससे नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कोस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, आपने कोस्ट अकाउंट में लिख ही नहीं रखी। 4000 रुपीज है बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो लेवल करना है, मैं कहूंगा ऐड करो। इससे नेक्स्ट है बच्चों लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सीन्स चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 2850, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में से लेस है। तो कोस्ट अकाउंट को लेवल करना है, लेस करो, लिख देंगे लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्सीन्स। इससे नेक्स्ट है बच्चों इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इनकम टैक्स आपने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है। खर्चा है बच्चों हम जानते हैं 20,150। तो यहां भी लेस करो क्योंकि यहां लेस है। इससे नेक्स्ट है बच्चों बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, इनकम है सिर्फ और सिर्फ लिख रखी है P&L अकाउंट में, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो आप ऐसे करेंगे इनकम हमने सिर्फ 375 यहां लिख रखी है, तो ऐड करो ताकि लेवल हो जाए। आप यहां वर्ड यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड या बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके जस्ट आगे है बच्चों स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, अगेन इनकम 237 सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐड है। तो इसको इसके लेवल करना है तो हम कहेंगे इसमें भी ऐड करो स्टोर्स एडजस्टमेंट। इसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, कोस्ट अकाउंट में लिखा हुआ है 24,800, फाइनेंशियल में 26,300। तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखो, एक्सपेंस है उसको हमने लिख दिया। खर्चे को ना जब हम यहाँ नोट में लिखते हैं तो घटा कर लिखते हैं ऐसे 24,800 26,300। तो मैंने डिफरेंस देखा 1,500 रुपए। फाइनेंशियल अकाउंट में ज्यादा लेस है तो कोस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है तो लेस करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन भी लिख सकते हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल बुक्स।
फाइनेंशियल बुक्स में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, या फिर लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स, जैसे मर्जी बात तो वही रहनी। इसके जस्ट आगे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ना हमारी इनकम है, आपने दोनों जगह लिख रखा है 25 और 23, लिख देते हैं। कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूड कर रखा है 2000, ज्यादा ऐड है तो लेवल करना है, तो मैं कहूंगा लेस करो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट बुक्स। इसे नेक्स्ट है बच्चों नोशनल सैलरी चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। नोशनल सैलरी सिर्फ होती ही कॉस्ट अकाउंट में चार्ज है, तो खर्चा सिर्फ कहाँ घटा रखा है, कॉस्ट अकाउंट में। अमाउंट है बच्चों 2000, तो लेवल करना, हम कहेंगे ऐड करो। इससे नेक्स्ट है बच्चों हमें इन्होंने दे रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दोनों सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में से लेस है, दोनों सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में से लेस है। 5000 गुडविल रिटर्न ऑफ और 600 रुपए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो लेवल करना है, लेस करो। तो ये दोनों लेस कर देते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब बस बच्चों हमारा काम है टोटलिंग करना, ऐड और लेस वाले टोटल कर लेते हैं। बच्चों 8112, इसमें ऐड किया 94312, 94,312, अब लेस। बच्चों 33,660, इसमें से लेस कर दो 60,652, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो क्वेश्चन 4, आर लिमिटेड शो ए नेट लॉस 35,400 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट। इस बार लॉस है बच्चों, मेरे से कोई पूछेगा कि लॉस के केस में कुछ अलग होगा, नहीं बच्चों, वैसे ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बस उस टाइम पे ऐसे लिख देंगे माइनस के लिए ब्रैकेट। अब ये कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च हाउएवर द फाइनेंशियल अकाउंट्स डिस्क्लोज ए नेट प्रॉफिट, तो वो हमारा आंसर है 67,800। फॉर द सेम पीरियड the following information were revealed as a result of scrutiny of the figures of cost accounts and financial accounts। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे जैसे दे रखी है वैसे समझना बच्चों। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अंडर रिकवर्ड है, मेरे से पूछे मतलब मैंने कहा कॉस्ट में कम लिख रखा है। अगला है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, तो इसका मतलब फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट में ज्यादा लिख रखे हैं, तो इन सारों का यूज करेंगे। ये जितने भी दे रखे हैं हमारे से कहा है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज बेस। क्वेश्चन 4 हमने यहां लिखा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दो कॉलम दोनों रुपीस के, एक इनर कॉलम है एक आउटर कॉलम है। सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी बच्चों नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, तो ये है हमारा 35,400। अब एक बार एड लेस के क्राइटेरिया पे चलेंगे। रफ वर्क आपने करना ही करना है, तो आपको पेपर के टाइम पे पता लगेगा कि कितना हेल्पफुल है, क्योंकि कैसा भी इन्वायरमेंट हो डिस्टरबेंस वाला, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो मानकर चलो प्रॉब्लम होती ही नहीं। नोट, हम ये कॉस्ट अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट से फाइनेंशियल के प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है बच्चों हमारा और ये फिक्स्ड है। हमने जस्ट किया पहला पॉइंट, आपने मुझे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कम लिख रखे हैं 25,500, मैंने कहा इसका मतलब फाइनेंशियल में ज्यादा लिख रखे हैं, तो घटाओ, तो हेडलेस के हिसाब से यहां लेस कर देंगे। हमने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, आपको साथ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इन कॉस्ट अंडरस्टूड है। सेकंड वन, फैक्ट्री के ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है 135, मेरे से पूछे मतलब, मैंने कहा ज्यादा लिख रखे हैं कॉस्ट में खर्चा 135,
तो क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे ताकि सही हो जाए। तो हमने लिखा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। अमाउंट है बच्चों 135। इससे नेक्स्ट डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज, कम लिखा हुआ है इन कोस्ट अकाउंट। जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे अंडर रिकवर्ड थे, वैसे ही डेप्रीशिएशन। आप कहोगे इनडायरेक्टली सर यूं कह दो ना कि फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो इसको यहां क्या कर देंगे, लेस। हमने लिख दिया, ये पहला हो गया, ये दूसरा। डेप्रीशिएशन अंडर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट्स, अमाउंट है बच्चों 26,000। इससे नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव्ड में से कोई पूछे, मतलब मैंने कहा इनकम, और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखी जाती है। मेन ध्यान देना बच्चों, आपकी जो डिविडेंड रिसीव्ड है वो 20,000 है, वो सिर्फ यहाँ ऐड है। तो मेरे से कोई पूछे यहाँ, मैंने कहा ऐड होगा, तो करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड 20,000। इससे नेक्स्ट लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्यूशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 16,800। मेरे से कोई पूछे, मतलब मैंने कहा जो लॉस हुआ है ऑब्सोल्यूशन के कारण, उसको सिर्फ फाइनेंशियल में घटा रखा है, तो कॉस्ट में भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लिख दिया हमने। पूरी पूरी वहां लाइनें लिखनी पड़ेंगी, शॉर्ट नहीं हो सकता इसमें। लॉस ड्यू टू ऑब्सोल्यूशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट 16,800। अब इसके बाद इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, मेरे से कोई पूछे, मतलब मैंने कहा खर्चा है 43,600। आपको क्या करना है, लेस। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लेस है बच्चों, तो सेम आइटम थी, इसलिए मैं नोट में गया ही नहीं, किसी का ही पता लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक का बनाना है, अपने लिए बना रहे। अगला बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल, सिर्फ वहां ऐड है तो यहां भी ऐड कर दो। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्रेडिटेड का मतलब यही होता है ना बच्चों, वहां जमा है। तो अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में जमा है तो कॉस्ट अकाउंट में भी जमा कर देंगे। इनकम है 13,600। अब अगले वाला ध्यान से करेंगे। हमारे को ना बच्चों ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, याद रखनी है ये बात। ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब इनकम। अब जैसे बताऊंगा वो समझना। पोस्ट में आपने खर्चा लिखा 1,65 और फाइनेंशियल में कितना लिखा 1,45। एक बार लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक पोस्ट में 165 है, फाइनेंशियल में 145 है। जितना कॉमन है उसको तो कुछ अंतर मानो ही नहीं, कितने रुपए ज्यादा लिखा हुआ है। तो वापिस ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, यहां लिख दो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 20,000। आगे बढ़े। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, कॉस्ट में लिखा हुआ है 1,25,500 और फाइनेंशियल में 1,32। एक बार हमने लिखा। क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है। अगर हम देखें तो कॉस्ट में 1,25,500, इनकम के लिए प्लस लिखना होता है बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो चेक करते बार। अब अगर एक बार आप डिफरेंस देखो तो 6,500 यहां आपने ज्यादा ऐड किया हुआ है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 6,500। अब इससे जस्ट आगे आपने मेरे से कहा गुडविल रिटर्न ऑफ, खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है, कॉस्ट में भी लेस करो 25,000। यहां कर देते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ
इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अमाउंट है 25। किससे आगे? नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस चार्ज इन कोस्ट अकाउंट 60,000। मेरे से को पूछे मतलब, मैंने कहा नोशनल रेंट का मतलब सिर्फ कोस्ट में से घटा रखा है। अब 60,000 रुपए का एक खर्चा आप मुझे सिर्फ कह रहे हो कि हमने कोस्ट में घटा रखा है, तो वापिस ऐड करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। यहां मैंने लिख दिया बच्चों, नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस चार्ज इन कोस्ट अकाउंट। और इससे नेक्स्ट है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन फाइनेंशियल अकाउंट 15,000 रुपए। आपने मेरे से कहा ये, मैंने कहा खर्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है, तो आप कोस्ट में भी लेस करो, लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ध्यान ये रखना कि शुरू हमने माइनस से कर रखा है, लेकिन हमें नीचे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आप क्या करो, पहले ऐड वालों का टोटल करो, और कुछ नहीं, सिर्फ ये जो ऐड वाले जितने भी है ना इनका टोटल करो। हमने किया 2,55,100। अब हम तो माइनस का 35,400 इसमें ऐड कर रहे हैं, माइनस का तो एक तरह से माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो ये आ रहा है 2,19,700। अब एक बार लेस वालों का टोटल करो, ये जितने भी लेस वाले 1,51,900 हमने इसमें से घटा दिया बच्चों 67,800। अब मेरे को पूछे ये, मैंने कहा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आप सिर्फ और सिर्फ देखो, हमारे को जब आंसर था यही तो गिवन था, आ गया हमारा आंसर यही है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स यूं होगा बच्चों। क्वेश्चन 5। अब ये थोड़ा छोटा है बच्चों, क्वेश्चन उतनी एडजस्टमेंट नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट्स। तो बच्चों ये हमें दे रखा है 2,75,840, ये लॉस है कोस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अभी भी हमने ऐसे ही किया है। अभी बच्चों कह रहा है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, कम चार्ज कर रखे हैं कोस्ट अकाउंट्स में, तो हम एक बार लिखते हैं। अब इनको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मेन पर्पस है ही सही कि एक का प्रॉफिट दे रखा है और हम दूसरे की तरफ जा रहे हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रफ वर्क बच्चों हम जरूर से जरूर करेंगे, चाहे हमें सीधा ही आइडेंटिफाई हो रहा हो, उसे आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। बस रफ वर्क करने की स्पीड बनाएंगे हम लोग। तो बच्चों मैंने यहां लिखा नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट, आगे बस माइनस का साइन लगा देना है। अब कोस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लॉस है बच्चों 2,75,840। कोस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये बच्चों फ्लेक्सिबल और ये फिक्स्ड। सबसे पहले है बच्चों वर्क ओवरहेड, जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं, अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट अकाउंट। कोस्ट अकाउंट में खर्चा कम लिख रखा है। हमें पता है हम खर्चे के लिए माइनस यूज करते हैं। अगर आप में से कहें कि एक्चुअल में पोजीशन बताओ हुआ क्या है, तो मैं कहूंगा वर्क ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंट में कोस्ट अकाउंट के कंपेयर में ज्यादा है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोस्ट अकाउंट में खर्चा कम लिखा है। अब कोस्ट अकाउंट को फाइनेंशियल के लेवल करना है तो लेस करो।
तो ये बच्चों हमने लिख दिया वर्क ओवरहेड्स, ये बच्चों हमने लिख दिया वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड, कम एब्जॉर्ब हुआ है 4992। इससे नेक्स्ट है बच्चों डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट, कोस्ट अकाउंट में खर्चा ज्यादा लिख रखा है, डेप्रीशिएशन आपने 2080 खर्चा ज्यादा लिख रखा है, तो लेवल करना है, हम कहेंगे ऐड करो डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट्स 2080। इससे नेक्स्ट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिकवर्ड इन एक्सेस इन कोस्ट अकाउंट, अगेन बच्चों खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हैं आपने कोस्ट अकाउंट से ज्यादा घटा रखे हैं, ज्यादा चार्ज कर रखे हैं, खर्चा है तो माइनस तो लिखेंगे ही सही, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कोस्ट अकाउंट में ज्यादा लिख रखे हैं 2720, तो अब लेवल करना है, ऐड करो, लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, जहां एब्जॉर्ब रिकवर्ड वर्ड आता है ना उसके साथ मुझे कोस्ट अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो सिर्फ कोस्ट अकाउंट में ही हो सकता है, ओवर रिकवर्ड 2720। नेक्स्ट बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ना बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है, कोस्ट अकाउंट में तो लिखने, कोस्ट अकाउंट में तो बच्चों हम लिखते भी नहीं है ना, तो हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐड है, इनकम है ना इसलिए ऐड वर्ड लिख रहे हैं, तो आपको कोस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है, तो ऐड करो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट recorded in financial accounts 14,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ, खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है, अब खर्चा अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा है बच्चों, माइनस तो वर्ड यूज करें, माइनस तो बच्चों यूज करेंगे ही सही उसके आगे, तो अब कोस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है तो बच्चों लेस करेंगे, तो हमने लेस में लिखा गुडविल रिटर्न ऑफ 9120। इसे नेक्स्ट है बच्चों इनकम टैक्स पेड, ये भी फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही खाली लिखा होता है 69280, मतलब खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लेस है बच्चों, तो ये बच्चों 69280, तो यहां भी लेस करो, तो बच्चों यहां लिख देंगे इनकम टैक्स पेड 69280। इससे नेक्स्ट है बच्चों स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, आप बात को समझने की कोशिश करना, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में हमने ऐड कर रखा है, स्टोर एडजस्टमेंट में आपका कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा गुड्स मिल गई होंगी, तो क्रेडिट का मतलब तो इनकम, तो स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब इनकम को सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है, तो मैं कहूंगा अच्छा सिर्फ यहां ऐड है 760, तो यहां भी ऐड करो कोस्ट अकाउंट में ताकि लेवल हो, स्टोर एडजस्टमेंट 760, आप लिख सकते हो साथ में क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स,
इससे नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो खर्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है 10,800। तो कॉस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है तो लेस करो। तो यहाँ लिख दिया बच्चों हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बस बच्चों अब आप पहले ऐड वाले लिखो। ये बच्चों टोटल है 19,560। ये बच्चों माइनस का है 2,56,280। और अब इसमें लेस ही करेंगे, ऑलरेडी लेस है तो बच्चों लॉस आ जाएगा। ये बच्चों हमें लेस करना है 94,192। तो ये हमारा टोटल आ गया 3,50,472। दैट इज नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसे करना है बच्चों हमें। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों बार बार। जीके लिमिटेड शो ए नेट लॉस ऑफ 2,43,300 एज पर देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग लॉस दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। However, cost accounts disclose net loss of 2,48,300 for the same period. On scrutinizing both the set of books of account, the following information were revealed. वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, मतलब कम चार्ज कर रखे हैं। अब कह क्या रहा है ये समझना। प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट reconciling losses shown by financial and cost account by taking costing net loss as base। अगर बच्चों ये कुछ ना कहता, पहले फाइनेंशियल अकाउंट का लॉस दे रखा था तो मैं वहीं से स्टार्ट करता, लेकिन इसने क्लियरली कह दिया कि आपको कोस्ट अकाउंट को बेस मानकर चलना है, उसके लॉस से शुरुआत कर, उसके लॉस से स्टार्ट करना है बच्चों। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे वहां करना था वैसे ही करके दिखाता हूं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट। बच्चों ये है 2,48,300। अब ये एड डैश कोस्ट अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। पहला है बच्चों वर्क ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। वर्क ओवरहेड हमने ज्यादा चार्ज कर रखे हैं, वर्क्स ओवरहेड्स। अब बच्चों अगर अब आपने ज्यादा रिकवर्ड कर रखे हैं कोस्ट अकाउंट में, मतलब ज्यादा चार्ज कर रखे हैं कोस्ट अकाउंट में, खर्चा है तो मैंने माइनस कर रखा है प्रॉफिट में से ज्यादा, तो मैं कहूंगा वापस ऐड कर दो। तो लिख देंगे वर्क्स ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड
ये बच्चों अमाउंट है 30,400। दूसरे नंबर पे सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है बच्चों, कम लिख रखे हैं। सेलिंग ओवरहेड्स 20,300। अंडर रिकवर्ड का मतलब यही है कि कॉस्ट अकाउंट में कम लिख रखे हैं, तो मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिख रखे हैं, तो आप इसमें भी लेस कर दोगे ताकि ये बराबर हो जाए। सेलिंग ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 20,300। इससे नेक्स्ट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड 27,700। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कम बच्चों हमने एब्जॉर्ब कर रखे हैं 27,700। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिख रखे हैं, कॉस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है, लेस करो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 27,700। इससे नेक्स्ट है बच्चों डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। डेप्रीशिएशन ना हमने कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिख रखा है, $35,100 ज्यादा लेस कर रखा है, वापिस ऐड करो, तो हम यहां लिख देंगे डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स 35,100। इससे नेक्स्ट है बच्चों बैड डेट रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। खर्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिख रखा है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ सिर्फ बच्चों फाइनेंशियल अकाउंट्स में 15,000, तो यहां भी लेस करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगेन बच्चों खर्चा सिर्फ कहां लिख रखा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही। अब नेक्स्ट टाइम हम खर्चा पर ये आगे लिखेंगे नहीं, सीधा अमाउंट अमाउंट लिख देंगे 5,000, तो यहां पर भी लेस करो, लिख देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। और लास्ट वन है बच्चों इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर इन फाइनेंशियल अकाउंट 7,500। अब जैसे अब मैं इसके आगे कुछ लिख नहीं रहा, सिर्फ मेरे को पता है इनकम है, कहाँ क्रेडिट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो इसके लेवल करना है, ऐड करो, ऊपर ही लिख देंगे सीधा इंटरेस्ट इनकम। पता है कॉस्ट अकाउंट में तो लिखते नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल में लिख रखी है, तो कॉस्ट अकाउंट को उसके लेवल करना है तो इसके प्रॉफिट में ऐड करेंगे। कि बच्चों 73,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे क्योंकि वो माइनस का है,
ये बच्चों हमारा लॉस आ गया 175,300। ये बच्चों हम लेस करेंगे 68,000। अब वो भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ऑटोमेटिकली आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा आ रहा है 2,43,300 माइनस का। तो नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। ये ऐड आइटम्स है, लेस आइटम्स है। इसमें क्या है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी है। हालांकि बच्चों फर्क कुछ नहीं पड़ता। इन द सेंस ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो। और क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, चाहे वो किसी की भी हो। तो हम वैसे चलाते हैं, क्वेश्चन जैसे बोल रखा है अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 7, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 82,650। The following points are found out on comparison between cost account and financial account। ये बच्चों cost accounts हैं, ये financial accounts हैं। अभी आप बस ध्यान दो, ओपनिंग स्टॉक चाहे मटेरियल हो चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, आप कहोगे सर खर्चे हैं, दोनों में कितना कितना लिखा है बताया है। क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस इनकम है। अब आगे सुनो क्या कह रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहला डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने कहा ये तो सिर्फ फाइनेंशियल में ऐड है। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार सिर्फ फाइनेंशियल में आपका लेस है। गुडविल 6,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है। नोशनल रेंट चार्ज 3,000 नॉट कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, हमें पता है, क्योंकि नोशनल का मतलब क्या है, जो एक्चुअल में पे नहीं किया। और इसके बाद ओवरहेड इनकर्ड, जो खर्च हुए हैं वो तो लिखे होंगे फाइनेंशियल में 60,600। और रिकवर्ड का मतलब जो एब्जॉर्ब हुए हैं कॉस्ट अकाउंट में वो कितने हैं, तो ओवर एब्जॉर्ब कर रखे हैं। फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट थ्रू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम करने कैसे वाले हैं, मैंने कहा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे इससे, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और हमें पहुंचना कहाँ है बच्चों, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। एक बार करते हैं, आप साथ साथ देखना, बड़े आसानी से हो जाएगा। क्योंकि बाद में ना बच्चा रिकंसिलिएशन के रिगार्डिंग कहता है कि इसमें अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, हालांकि वो काफी बड़े क्वेश्चन तक ले जाएगा हमें, लेकिन हमसे हो रहे होंगे। क्वेश्चन 7, हमने बच्चों यहां बनाई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो कॉलम, सबसे पहले अगर आप देखो तो हमें नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 82,650 दे रखा है, हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। अब हम एड लेस पे आते हैं। नोट में सब रबर करेंगे हम लोग। हम जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट से फाइनेंशियल अकाउंट। ये फ्लेक्सिबल और ये फिक्स्ड। अब एक बार ध्यान देना बस आप, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, खर्चा रॉ मटेरियल का भी और वर्क इन प्रोग्रेस का भी। तो मैंने पहले मटेरियल लिखा, ये कॉस्ट में 16,300, यहाँ 16,500। एक बार कोई बच्चा बताएगा कितने रुपए कम लिख रखा है कॉस्ट में, 200, तो लेस करना पड़ेगा। सेम वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ आपने 10,000 घटा रखा है और यहाँ पर है 10,500, कितने रुपए कम लिख रखा है, तो ये भी लेस करना पड़ेगा। तो दोनों लेस में लिख लेते हैं। अभी देखो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक,
अब जैसे दोनों ही लेस वाले हैं तो उसी के साथ काम चला सकते हो, मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। मटेरियल कितना, 200, वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 500। अब एक बार आप इसके बाद चलो, ये तो हो गया हमारा खर्चा, मैं आ गया इनकम पे। सेकंड पॉइंट बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल का भी वर्क इन प्रोग्रेस का भी। एक बार आप देखो पहले का, ये 18,000 प्लस लिखना है आपने आगे, और यहां पर 17,200। आप सिर्फ कैंसिल करके बताओ कितने रुपए, 800 रुपए। दूसरे में यहां 8,000, यहां पर 7,600। कोई पूछे मेरे से, यहां मैंने कहा 400 रुपए प्लस। अब आप देखो करना क्या है, मैंने कहा यहां लेस होगा, यहां लेस होगा। पहले तो हमने डिफरेंस लिखकर समझा ना कि हुआ क्या है, इनकम को कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिख रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, ताकि कॉस्ट का प्रॉफिट फाइनेंशियल के बराबर हो जाए। एक बार लिखते हैं इसी बात को। हमने यहां लिखा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओ, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि दो अलग अलग लाइनें बना लें, लेकिन पेपर में टाइम वैसे ही शॉर्ट रहता है तो जल्दी करना बनता है। तो ये बच्चों 800 और ये 400। अभी तक आप देखो हमारे दोनों पॉइंट हो गए। अब हम इसके बाद आए, इसने हमें दे रखा है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में होता है। अब एक इनकम सिर्फ यहां पर है बच्चों, यहां नहीं लिख रखी। तो मेरे से भी पूछे क्या करोगे, मैंने कहा ऐड करेंगे ताकि कॉस्ट का प्रॉफिट बराबर हो जाए। हमने लिख दिया ऐड में, यहां लिख दिया हमने डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। ₹400। इससे नेक्स्ट इसने हमें बोला लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, ₹500 सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल में लेस है, तो कॉस्ट में भी लेस करो। हमने लिख दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार 500। उससे अगला गुडविल ₹6,000 राइट ऑफ कर रखी है। अगेन सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, फाइनेंशियल में, यहां भी लेस करो। गुडविल रिटर्न ऑफ 6,000। इससे नेक्स्ट बच्चों, नोशनल रेंट सिर्फ कहाँ लेस है, कॉस्ट अकाउंट में। मतलब एक खर्चा आपने सिर्फ कॉस्ट में घटा रखा है, तो मैंने कहा वापिस ऐड करो, तो ऊपर ऐड कर देते हैं। नोशनल रेंट चार्ज ₹3,000 नॉट कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इसलिए हम कॉस्ट में वापिस ऐड कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट बच्चों, ओवरहेड इनकर्ड हैं 60,600 और रिकवर्ड हैं 63,000। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, इनकर्ड का मतलब जो खर्च हुए, तो कितने रुपए खर्च हुए हैं हमारे, 60,600, और आपने रिकवर्ड कितने किए हैं, 63। कॉस्ट में रिकवर्ड वाला होता है, फाइनेंशियल में एक्चुअल वाला होता है। कितने रुपए ओवर एब्जॉर्ब कर रखे हैं बच्चों, 2400। तो वापस क्या करने पड़ेंगे, ऐड लिखो, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब। बस आगे चाहे आप मत लिखो इन कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली सी बात है, सिर्फ यहीं पर ऐसे होते हैं। ओवरहेड ओवर रिकवर्ड लिख रहा हूं, इवन एब्जॉर्ब लिखो रिकवर्ड लिखो, एक ही बात है। बस इतनी आइटम थी, आप ऐड करो। मैंने किया 5,800, इसमें हमने ऐड कर दिया 82,650 प्लस 5,800, ये बच्चों 88,450। अब मेरे से कोई चीज इसके बाद मैंने कहा ये लेस वालों का टोटल करो, 8400 आप घटाओ इसमें से 80,050।
that is your net profit as per फाइनेंशियल अकाउंट। यूं आएगा बच्चों। क्वेश्चन 8, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनीज एज फॉलोज। बच्चों कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दे रखा है, दोनों के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस के दे रखे हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। हमें पता है ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। इसके बाद जैसे ये सिर्फ दो आइटम फाइनेंशियल अकाउंट में, एक इनकम है एक लॉस है, और फिर आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, नोशनल रेंट अमाउंटिंग टू 3000 नोट चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, गुडविल सिर्फ फाइनेंशियल में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ फाइनेंशियल में, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड हैं 50,000 और अब्सॉर्ब कितने हुए हैं 60,000, मतलब ओवर अब्सॉर्ब है। फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट थ्रू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो करते हैं बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये हमें दे रखा है 50,000। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, फ्लेक्सिबल, और ये बच्चों फिक्स्ड। फर्स्ट पॉइंट से बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिख देते हैं दोनों के अकॉर्डिंग। खर्चा है इसलिए माइनस वर्ड यूज करेंगे। कॉस्ट अकाउंट में 15,000, फाइनेंशियल अकाउंट में 16,000। तो डिफरेंस कितना है 1,000 का बच्चों। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज्यादा लिख रखा है, कॉस्ट को उसके लेवल करना है, लेस करो। तो हम यहां लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट 1,000। दूसरे नंबर पे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, मटेरियल का है क्लोजिंग स्टॉक पहले, तो वही लिखते हैं। यहां पर 14,000, यहां पर 12,000। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि करना कैसे है, मैं कहूंगा 2,000 इनकम कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिख रखी है, तो लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट 2,000। इसे नेक्स्ट है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। लिखते हैं पहले खर्चा हमने कॉस्ट अकाउंट में 4,500, फाइनेंशियल अकाउंट में 5,500। 1,000 रुपीज खर्चा ज्यादा लिख रखा है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो इसको लेवल करना है, लेस करो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस
अंडर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट, $1,000। और इससे नेक्स्ट है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, आपने कॉस्ट अकाउंट में 6,000, फाइनेंशियल अकाउंट में 4,000, इनकम को ज्यादा लिख रखा है 2,000, तो लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐड है, अमाउंट है 800, तो फाइनेंशियल में ऐड है, कॉस्ट में भी ऐड करो, लेवल हो तो लिख देंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। एट इससे नेक्स्ट बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, आपके लिए नुकसान है 1,000, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में लेस है, तो यहां भी करो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों नोशनल रेंट। अब नोशनल रेंट का मतलब समझो बच्चों, वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में लेस है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में तो कुछ कर नहीं रखा, तो वापस ऐड करो। नोशनल रेंट नोट चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, 3,000। इससे नेक्स्ट है बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ, खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में लिख रखा है, अमाउंट है 4,000, तो यहां भी लेस करो। गुडविल रिटर्न ऑफ 4,000। सिमिलरली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ 2,000, तो यहां पर भी लेस करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ और इससे नेक्स्ट है बच्चों एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड हैं 50,000, रिकवर्ड हुए हैं 60,000, मतलब खर्चा ज्यादा एब्जॉर्ब कर रखा है, यहाँ 60 लेस है और एक्चुअल में आए हैं 50, तो 10,000 रुपीज बच्चों ज्यादा चार्ज कर रखे हैं, एब्जॉर्ब कर रखे हैं, वापिस ऐड करो। तो ये बच्चों हम लिख देंगे ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट 10,000। बच्चों टोटल करो एक बार 13,800, इसमें आप ऐड करो 63,800, इसमें से लेस करो 13,000, तो बच्चों 50,800, ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट
एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 50,800। ये रहा बच्चों आंसर।